नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो कहानी और रेडियो कहानी में पेश है सिसिली के नौजवान डकैत गुलियानो की कहानी द सिसिलियन पार्ट 2, जिसे लिखा है मारियो पुज़ो ने। पिछले अंक से आगे माइकल ने कहा, मुझे आदेश है कि 7 दिन से ज़्यादा इंतज़ार ना किया जाए, फिर मुझे अमेरिका के लिए निकलना होगा। और ये कहते हुए माइकल को आश्चर्य हुआ कि उसके पिता के लिए गुलियानो को भगाने में मदद करना इतना ज़रूरी क्यों था। माइकल इतने सालों के निर्वासन के बाद अब घर वापस जाना चाहता था। उसे अपने पिता के स्वास्थ्य की चिंता थी। जब माइकल अमेरिका से भागा था तब उसके पिता गंभीर रूप से घायल होकर हॉस्पिटल में पड़े थे। भागने के बाद से उसके बड़े भाई सन्नी की हत्या कर दी गई थी। कॉर्लियोन फैमिली न्यूयॉर्क के 5 बड़े माफिया फैमिलीज के खिलाफ अस्तित्व की हताश लड़ाई लड़ने में लगी हुई थी। ये भी एक बड़ी माफिया फैमिली थी डॉन कॉर्लियोन की। ये ऐसी एक लड़ाई थी जो अमेरिका से सिसिली के दिल तक पहुंच गई थी और दिल को दहलाने की कोशिश भी हुई थी। माइकल की युवा दुल्हन को मारने की कोशिश के रूप में। यह सच था कि माइकल के पिता के दूतों ने खबर दी थी कि बूढ़ा डॉन अपने घावों को ठीक करने में कामयाब हो गया है। उसने उन घातक 5 माफिया फैमिलीज के साथ शांति भी स्थापित कर ली है। इतना ही नहीं, उसने माइकल के खिलाफ सभी आरोपों को हटाने की व्यवस्था भी कर ली है। लेकिन माइकल जानता था कि उसके पिता उसे अपना दाहिना हाथ बनाने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। उसके परिवार में हर कोई उससे मिलने के लिए उत्सुक होगा। उसकी बहन कोनी, उसका भाई फ्रेडी, उसका कजिन टॉम हैगन और उसकी गरीब माँ, जो निश्चित रूप से अभी भी सन्नी की मौत पर शोक मना रही होगी। गरीब इस नज़रिए से कि वो बहुत अकेली हो गई थी माइकल के जाने के बाद से, और उसके बाद जब सन्नी की हत्या हो गई। सब कुछ था, पैसा थी, दौलत था, रुतबा था, ऐश्वर्य के सारे साधन थे, लेकिन उसकी माँ अकेली थी अपने बच्चों के बिना। माइकल ने क्षण भर के लिए अपनी के बारे में सोचा। के माइकल की गर्लफ्रेंड। क्या वो 2 साल तक गायब रहने के बाद भी उसके बारे में सोच रही होगी? लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पिता उसकी वापसी में देरी क्यों कर रहे थे। ये केवल गुलियानो से जुड़ी कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात के लिए ही हो सकता है, यानी कि गुलियानो के साथ कोई बहुत खास रीजन जुड़ा है जिसके कारण उसके पिता ने उसके आने की वक्त में थोड़ी सी देरी करवा दी। कहा कि गुलियानो को बचाना है, निकालना है, उसके बाद वापस आना है। अचानक माइकल इंस्पेक्टर बेलार्डी की ठंडी नीली आंखों का एहसास माइकल को हुआ, जो उसे देख रही थी। पतला कुलीन चेहरा तिरस्कार वाली निगाहों से माइकल की तरफ देख रहा था, जैसे माइकल ने कोई डर दिखाया हो। धीरज रखो, डॉन क्रॉस ने कहा। हमारा मित्र एंडोलिनी अभी भी मेरे और गुलियानो तथा उसके फैमिली के बीच संपर्क का कार्य कर रहा है। हम सब मिलकर तर्क करेंगे। जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप मोंटेलेप्रे में गुलियानो के पिता और माँ से मिलेंगे। मोंटेलेप्रे ट्रेपानी के रास्ते में पड़ेगा। एक पल के लिए रुके डॉन क्रोसे और फिर मुस्कुराए। एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें गालों की मोटाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। मुझे आपकी योजनाओं के बारे में बताया गया है, सभी के बारे में। उस डॉन क्रोसे ने यह बात अजीब व गरीब जोड़ देकर कही, लेकिन माइकल ने सोचा वो शायद सभी योजनाओं को नहीं जान सकता। गॉडफादर ने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। गॉडफादर आप समझे, डॉन कॉर्लियन यानी माइकल के पिता नंबर 1 माफिया फैमिली ऑफ न्यूयॉर्क अमेरिका में, जिनके नाम का सिक्का चलता था। गॉडफादर ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, ना ही वो किसी को बताएंगे, क्योंकि मामला उनके बेटे का है, और बेटे का मामला भी नहीं होता तो धंधे के मामले में भी वो हल्की बातें नहीं करते। डॉन क्रॉस ने सहजता से कहा, हम सभी जो गुलियानो से प्यार करते हैं 2 बातों पर सहमत हैं।
नंबर एक तो वो ये कि गुलियानो अब सिसिली में नहीं रह सकता और उसे अमेरिका में प्रवास करना चाहिए। हमारी बातों से इंस्पेक्टर वेलार्डी भी सहमत है। ये बात अजीब सी लगती है सिसिली के नज़रिए से अगर हम देखें। माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही इंस्पेक्टर जो सुरक्षा पुलिस का प्रमुख है, इसने गुलियानो को पकड़ने की शपथ ली है। डॉन क्रोसे भी हंसे उसकी बात सुन के। ये एक छोटी मशीन वाली हंसी थी। सिसिली को कौन समझ सकता है, लेकिन ये बात सीधी सी है। रोम गुलियानो को अमेरिका में खुश देखना चाहता है, न कि पलेरमा कोर्ट में गवाह के पिंजरे में। ये सब तो राजनीति है, आप समझते नहीं हैं। माइकल हैरान था। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। शायद कुछ योजना के अनुसार नहीं हो रहा था। इंस्पेक्टर वेलार्डी के हित में उसे भागने देने में मदद करना, उसमें इंटरेस्ट क्यों है इंस्पेक्टर वेलार्डी का? गुलियानो के मरने से उसको तो कोई खतरा नहीं, न रुकने से न भागने से। ऐसी क्या बात है कि वो खुद शामिल है गुलियानो को भगाने में? इंस्पेक्टर वेलार्डी, जिसने कहा था कि मैं पकड़ूंगा गुलियानो को, सरकार की पुलिस का प्रतिनिधि इंस्पेक्टर वेलार्डी। इंस्पेक्टर वेलार्डी ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, यानी कि अपमानजनक ढंग से जवाब दिया। माइकल को शायद वह शुरू से ही पसंद नहीं कर रहा था। ये मुझे सोचना है कि मुझे क्या करना है। मेरे ख्याल से बाकी लोगों इस पर ना सोचें, अपना ध्यान ना दें तो बेहतर होगा। लेकिन डॉन क्रोस को गिलियानो से बेटे जैसा प्यार है। ये बात सुनकर स्टेफानो एंडोलिनी ने इंस्पेक्टर को घूर कर देखा। फादर बेनियामिनो ने अपना सिर झुका लिया और अपने गिलास से एक जाम पिया। फादर बेनियामिनो, आप समझ गए कौन है? डॉन क्रोसे के छोटे भाई। वो भी मौजूद थे, यहाँ पे इस बातचीत में शामिल थे। बातचीत का मौका था किस तरह से गुलियानो को निकाला जाए। लेकिन डॉन क्रोस ने इंस्पेक्टर से सख्ती से कहा, हम सब यहाँ दोस्त हैं, याद रखिए, हमें माइकल से सच बोलना चाहिए। गुलियानो के पास एक तुरुप का इक्का है। तुरुप का इक्का उसके पास एक डायरी के रूप में मौजूद है, जिसे वो अपना वसीयतनामा कहता है। इसमें वो सारे सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि रोम की सरकार ने और यहाँ के कुछ बड़े अधिकारियों ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उसके डकैतियों के दौरान कई सालों तक गुलियानो की मदद की है। अगर ये दस्तावेज सार्वजनिक हो जाएंगे तो देश की ईसाई लोकतांत्रिक सरकार गिर जाएगी और इटली में समाजवादी और कम्युनिस्ट शासन करने लगेंगे। इंस्पेक्टर वेलार्डी मुझसे सहमत है कि इसे रोकने के लिए कुछ भी किया जाना चाहिए। इसलिए वो गुलियानो को वसीयतनामा लेकर भागने में मदद करने के लिए तैयार है, इस शर्त के साथ कि उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, यानी कि ये बात बताई नहीं जाएगी कि इस भगाने की साजिश में इंस्पेक्टर वेलार्डी भी शामिल थे। क्या आपने ये वसीयतनामा देखा है? माइकल ने पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके पिता को इसके बारे में पता था। उनके निर्देशों में कभी भी किसी दस्तावेज का उल्लेख तो था नहीं। मुझे इसके भीतर की सामग्री के बारे में पता है, डॉन क्रोस ने कहा। इंस्पेक्टर वेलार्डी ने तीखी आवाज में कहा, अगर मैं फैसला ले सकता तो मैं कहता कि गुलियानो को मार डालो और उसकी वसीयत को फेंक दो। इन सब की क्या जरूरत है भागने भगाने की? स्टेफानो एंडोलिनी ने इंस्पेक्टर को इतनी नंगी और गहरी नफरत भरी नजर से देखा कि माइकल को पहली बार एहसास हुआ कि वो भी यहाँ डॉन क्रोसे जितना ही खतरनाक आदमी है। एंडोलिनी ने कहा, गुलियानो कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा, ये सबको समझ लेना चाहिए। और तुम इतने बड़े आदमी नहीं हो कि उसे कब्र में डाल सको। तुम अपना ख्याल रखो, वही तुम्हारे लिए ज्यादा समझदारी वाली बात होगी। डॉन क्रोस ने धीरे से अपना हाथ उठाया और सबको शांत किया। मेज पर सन्नाटा छा गया। उसने माइकल से धीरे से बात की और दूसरों को अनदेखा कर दिया। डॉन क्रोस ने कहा कि हो सकता है कि मैं आपके पिता से किया अपना वादा पूरा ना कर पाऊं, कि मैं गुलियानो को आपके पास पहुंचाऊंगा। डॉन कोर्लियान इस मामले में क्यों उलझे हुए हैं ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक बात पक्की है कि उनके पास अपने कारण हैं और वे कारण अच्छे हैं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आज दोपहर आप गुलियानो के माता पिता के पास जाइए
उनको समझाइए कि उनके बेटे को मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए, मेरे ऊपर। और उन प्यारे लोगों को आप ये भी याद दिलाइए कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने उसको जेल से रिहा करवाया था। उनको याद दिलाइएगा। एक पल के लिए डॉन क्रोसे रुके, फिर बोले, शायद इसके बाद हम उनके बेटे की मदद कर पाएंगे। अपने अज्ञातवास के दौरान छिपने के कई सालों में माइकल ने खतरे को भांप लेने की एक एनिमल इंस्टिंक्ट यानी पशु प्रवृत्ति अपने भीतर डेवलप कर ली थी। वो इंस्पेक्टर वेलार्डी को नापसंद करता था। हत्यारे स्टेफानो एंडेलिनी से कहीं भीतर से वो आतंकित था। फादर बेनियामो भी उसे थोड़ा सा भयातंकित करता था, लेकिन सबसे ज़्यादा डॉन क्रोस ने उसके दिमाग में अलार्म सिग्नल भेजे थे। मेज पर बैठे जितने लोग थे सब डॉन क्रोस से बात करते समय अपनी आवाज़ धीमी कर लेते थे। यहाँ तक कि उसके अपने भाई फादर बेनियामिनो भी धीरी आवाज़ में डॉन क्रोस से बात करते थे। यह सम्मान था डॉन का। वे उसके भाषण की प्रतीक्षा में सिर झुकाए उसकी ओर झुके थे डॉन क्रोस की तरफ। उन्होंने अपना खाना चबाना भी बंद कर दिया क्योंकि उनको पता था डॉन अब कुछ कहने जा रहे हैं। इस दौरान नौकर उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे कि जैसे वो उन्हीं की वही दुनिया के केंद्र बिंदु है। डॉन ही सारी दुनिया के केंद्र बिंदु है। इस तरह से नौकर चक्कर लगा रहे थे। इसी तरह बगीचे के चारों ओर बिखरे हुए गार्ड्स जो थे वो लगातार उन पर नजर रख रहे थे। सभी डॉन के एक आदेश पर आगे बढ़कर सभी मेहमानों के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहे थे। माइकल ने सावधानी से कहा, डॉन क्रोस, मैं आपकी हर इच्छा का पालन करने के लिए आया हूँ। डॉन ने जैसे उसको आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, अपने सुडौल हाथों को अपने पेट पर रखा और अपनी शक्तिशाली टेनर आवाज़ में कहा, हमें एक दूसरे के साथ बिल्कुल साफ रहना चाहिए। मुझे बताओ, गुलियानों को भगाने के लिए तुम्हारी क्या योजना है? मुझसे ऐसे बात करो जैसे बेटा अपने पिता से बात करता है। वही अंदाज और वही विश्वास। माइकल ने तुरंत इंस्पेक्टर वेलार्डी की तरफ देखा। सिसिली के सुरक्षा पुलिस प्रमुख के सामने वो कभी खुलकर बात करेगा ही नहीं, क्योंकि वो डॉन कोर्लियान का बेटा माइकल था। डॉन क्रोस ये बात समझ गए। इंस्पेक्टर वेलार्डी पूरी तरह से मेरे इशारों पर काम करते हैं, डॉन ने कहा, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो जैसे तुम मुझ पर भरोसा करते हो। माइकल ने शराब का ग्लास पीने के लिए उठाया। उस पर उसने देखा सारे गार्ड उसकी तरफ ही देख रहे थे, जैसे वहाँ कोई नाटक चल रहा हो और वे नाटक के दर्शक हो, या जैसे माइकल ने शराब का गिलास नहीं, शायद कोई पिस्तौल उठा ली हो। उसने इंस्पेक्टर वेलार्डी को मुंह बनाते हुए देखा। साफ लगा कि डॉन के भाषण की कूटनीति को भी वो पसंद नहीं कर पाया था, मगर संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि डॉन क्रोस उस पर और उसके कार्यालय पर शासन करता था, यानी पुलिस विभाग पर भी डॉन क्रोस का ही सिक्का चलता था। उसने स्टेफानो एंडोलिनी के जानलेवा बड़े होठों वाले चेहरे पर शिकन देखी। केवल फादर बेनियानो ने उनकी नजरों से नजरें मिलाने से इनकार कर दिया और अपना सर झुका लिया। माइकल ने बादलों के रंग की ग्रेइश वाइन का गिलास पी लिया और नौकर ने तुरंत उसे फिर से भर दिया। अचानक उसे वो बगीचा एक खतरनाक जगह जैसा लगने लगा। माइकल को उसे अपनी हड्डियों में एहसास हो गया कि डॉन क्रोस ने जो भी कहा था वो सच नहीं हो सकता था। इस मेज पर बैठे जितने लोग हैं उनमें से कोई भी सिसिली की सुरक्षा पुलिस के हेड पर विश्वास क्यों करेगा भला? लेकिन क्या सभी ने गुलियानो पर विश्वास किया था? ये भी तो एक सवाल है। सिसिली का इतिहास विश्वासघात से भरा हुआ है। माइकल ने कड़वाहट से सोचा। उसे अपनी मारी गई पत्नी की याद आ गई, जिसे अमेरिका से आकर यहाँ इटली के दिल सिसिली में मार दिया गया था। तो डॉन क्रोस इतना भरोसेमंद कैसे हो सकता था माइकल के लिए? फिर भी पिता का आदेश मानना था, लेकिन यह माइकल था जिसे संभल कर चलना था।
और उसके चारों ओर इतनी बड़ी सुरक्षा, डॉन क्रोस के चारों तरफ इतनी बड़ी सुरक्षा क्यों थी? सोच रहा था माइकल। डॉन क्रोस तो माफिया बॉस था। उसे यहाँ पर जब 4 लोगों से मिलना था तब इतने सारे गार्ड्स को, बंदूकधारियों को, गनमैन को आसपास टहलाने की जरूरत क्या थी? क्या माइकल पर विश्वास नहीं था? स्टेफानो एंडोलेनी पर विश्वास नहीं था? क्या इंस्पेक्टर मेलार्डी पर विश्वास नहीं था? क्या डॉन क्रोस डर रहे थे या ये डॉन क्रोस का स्टाइल था? रोम में सबसे डॉन क्रोस के शक्तिशाली संबंध हुआ करते थे उस समय जबकि ये बात चल रही है। वास्तव में यहाँ सिसिली में उनके अनौपचारिक डिप्टी के रूप में वो काम करता था। फिर डॉन क्रोस को किस बात का डर था? अनौपचारिक डिप्टी के रूप में इंस्पेक्टर मेलार्डी काम करता था सिसिली में। फिर डॉन क्रोस को डर किस बात का था? डर केवल गुलियानो का ही हो सकता था। लेकिन डॉन देख रहा था। माइकल ने पूरी ईमानदारी से बात की थी और बात करने की कोशिश भी की थी। माइकल ने कहा, मेरी योजनाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। मुझे ट्रेपानी में तब तक इंतज़ार करना है जब तक कि आप और आपके लोग साल्वातोर गुलियानो को लेकर मेरे पास वहां नहीं पहुंच जाते। एक तेज़ जहाज उसके बाद हम सबको अफ्रीका ले जाएगा। हमारे पास पहचान के ज़रूरी कागजात होंगे। अफ्रीका से हम अमेरिका के लिए हवाई उड़ान भरेंगे जहां हमारे लिए सामान्य औपचारिकताओं के बिना प्रवेश की व्यवस्था कर ली गई है। मुझे उम्मीद है कि ये उतना ही आसान होगा जितना मुझे बताया गया है। डॉन ने आह भरी। मुस्कुराहट उसकी होठों पर थिरकने लगी। उसने गिलास उठाकर पानी पिया। डॉन क्रोसे ने अपनी आंखें माइकल पर टिका दी। वो धीरे धीरे प्रभावशाली ढंग से बोलने लगा। सिसिली एक दुखद भूमि है। कोई भरोसा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, केवल हिंसा और विश्वासघात बहुत सारा होता है। तुम सावधान नजर आ रहे हो मेरे यंग मैन, माय यंग फ्रेंड। तुम मेरे युवा मित्र, तुम बिल्कुल सावधान हो, तुम बुद्धिमान हो और तुमको अधिकार है इस बात का कि तुम अपनी पूरी सुरक्षा रखो और हमारे गुलियानों को की भी पूरी सुरक्षा करो। ये मैं चाहता हूँ। मैं तुमको यहाँ पे एक बात बता दूँ, तूरी गुलियानो मेरी सुरक्षा के बिना जीवित नहीं रह सकता। साल्वातोर गुलियानो के घर का नाम तूरी गुलियानो था, जिसे प्यार से उसके चाहने वाले तूरी कहते थे। डॉन क्रोसे ने कहा कि तूरी गुलियानो मेरी सुरक्षा के बिना जीवित नहीं रह सकता था। वो और मैं एक हाथ की 2 गलियों की तरह रहे हैं यहाँ पर, और अब वो मुझको अपना दुश्मन समझता है। बताइए, बहुत दर्द है मेरे सीने में, तुम नहीं जानते। मुझे बहुत दुख होता है। मेरा एकमात्र सपना है कि एक दिन तूरी गुलियानो अपने परिवार के पास लौट सके और सिसिली के चैंपियन के रूप में मेरी प्रशंसा हो। वो एक सच्चा ईसाई और बहादुर आदमी है और उसका दिल लेकिन इतना कोमल है कि उसने हर सिसिली वासी का प्यार जीत लिया है। डॉन क्रोस थोड़ा रुक गए और उन्होंने एक गिलास वाइन और पी ली। लेकिन इटली का जार उसके खिलाफ हो गया है। वो तूरी गुलियानो पहाड़ों में अकेला है। उसके पास इटली द्वारा भेजी गई सेना का सामना करने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं और उसको हर मोड़ पर धोखा मिल रहा है। इसलिए वो किसी पर भरोसा नहीं करता, यहाँ तक कि वो खुद पर भी भरोसा नहीं करता। डॉन ने एक पल के लिए माइकल को बहुत ठंडे अंदाज में देखा। शायद उसका मतलब ये था कि डॉन नहीं, गुलियानो तुम पर कैसे भरोसा करेगा अगर वो मेरा भरोसा नहीं कर रहा। अगर मैं पूरी तरह ईमानदार हूँ, अगर तुम मेरी बात को सच मानो, अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, डॉन क्रोस ने कहा, तो ये बात सुनिए। अगर मैं गुलियानो से इतना प्यार नहीं करता तो शायद मैं आपको ऐसी सलाह देता। मैं कहता कि मैं ईमानदारी से आपको कह देता कि आप वापस चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ। हम एक बहुत भयानक त्रासदी के खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ट्रेजेडी इज टू बी एंड वेरी सून। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक त्रासदी खत्म होने वाली है जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है मेरे दोस्त। वापस लौट जाओ। अगर मुझे गुलियानो से प्यार नहीं होता तो मैं आपको यही कहता कोई चांस नहीं उसके यहाँ से बच के जाने का। डॉन ने एक पल के लिए थोड़ा सा विराम लिया, फिर से आह भरी।
लेकिन बेशक तुम हमारी इकलौती उम्मीद हो माइकल, और मैं तुमसे विनती करूंगा कि तुम रुको और हमारे इस बड़े महत्वपूर्ण कार्य में हमारी मदद करो। मैं पूरी तरह से इस काम में मदद करूंगा, गुलियानो को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। डॉन कोस ने अपना वाइन का ग्लास फिर उठाया और बोला, माइकल, दिल से कह रहा हूं मैं, मेरा दोस्त तूरी गुलियानो 1000 साल जिए, ये जाम उसी के नाम। हम इस कहानी को कंटिन्यू रखेंगे अगली बार, सिसिली के नौजवान डकैत का अंक 3। तब तक करते रहिए थोड़ा सा इंतज़ार, लेकिन देखते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।